अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चरार फिजिक्स का बैच 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बैच 3 का लेक्चर नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जिन्होंने बैच 2 के मेरे लेक्चर्स लिए हुए हैं या उन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर सुने हुए हैं तो उनको थोड़ा सा आइडिया है मेरे पढ़ाने के मेथड का। तो लेकिन अब हमने ना बैच 3 में नई चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस करवानी है। जो बैच 2 में हमने कर लिया है वो हम बैच 3 में नहीं करेंगे। तो जो भी मतलब है लेक्चर पहले हो चुके हैं ना, तो वो बैच 2 में उसकी आपको रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड लेक्चर आपको शेयर किए जाएंगे, जैसे मैंने इसका लेक्चर मैंने आपको शेयर किया था। आवाज़ सही आ रही है ना? कोई डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं हो रही? ये सर। तो ना सबसे पहले आपको मैं तरीका बता दूं कि हमारा तरीका क्या होगा बैच 3 में। कि जो भी टॉपिक होगा सबसे पहले अगर वो हमने बैच 2 में किया हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि बैच 2 में वो काफ़ी अच्छा लेक्चर हो चुका है, तो इसमें ना अब मजीद मैं इस पे वो लेक्चर देना वो ठीक नहीं है। तो उसका फिर मैं आपको क्या करूँगा, पहले आपको मैं टॉपिक पीडीएफ में सेंड करूँगा और फिर आपको वो मैं लेक्चर सेंड कर दूंगा रिकॉर्डेड। फिर आपने करना क्या है, उस पीडीएफ को पढ़ना है और उस जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसको आपने सुनना है। अब देखिए, जितना काम आप ईमानदारी से करेंगे उतनी आपकी तैयारी अच्छी होगी। जितनी आप बेईमानी करेंगे, वीडियो को स्किप करके देखेंगे, नोट्स को सही तरह पढ़ेंगे नहीं, फिर उतनी आपकी तैयारी खराब होगी। तो आपने भी ईमानदारी से चलना है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन वही स्टूडेंट जो मुझे ईमानदारी से फॉलो करेंगे मेरी गाइडलाइंस को, उनकी मैं गारंटी लेता हूँ तो उनका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो आपने पूरे जो रिकॉर्डेड लेक्चर है आपने इस तरह सुनना है जिस तरह आप क्लास में बैठे हुए हैं, कि इर्द गिर्द अपनी जो डिस्टॉर्शन है वो आपने खत्म करनी है। अकेले रूम में कोशिश करें बैठ जाएं और पास अपना रजिस्टर रखें और हैंड्स फ्री लगा लें। और जो भी आपका माइंड में क्वेश्चन आए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो वो फौरन आपने नोट डाउन करने हैं। इससे ये होगा कि आप अटेंटिव होकर लेक्चर सुने की, ये नहीं करना कि जी वो बेड पे लेट के या चारपाई पे या सोफे पे लेट कर हैंड फ्री लगा लिए और लेक्चर सुन लिए। इस तरह नहीं करना। आप उस वक्त आपको चीजों की समझ तो आ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद आपका जो दिमाग है। हजरत बिलाल, आप क्या कह रहे हैं? उसके बाद फिर आपका जो माइंड है ना, वो उस चीजों को डिलीट करना शुरू कर देता है। तो इसलिए बेस्ट मेथड यही होता है कि आप उन चीजों को नोट डाउन किया करें, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे जब आपने लेक्चर देखना है, आप प्रेजेंटेशन में दे लीजिएगा। अभी हम लेक्चर आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, जो जब आपने पूरी वीडियो आपने देखनी है, पीडीएफ आपने पढ़नी है, तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे होंगे वो आपने क्या करने, नोट डाउन करने हैं। तो उसमें फिर जो भी आपका होगा वो क्वेश्चन वो फिर हमने क्या करने हैं, हमने क्लास में डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो बैच 3 ज्वाइन करना चाहती हैं, ये चूंकि डेमो सेशन है, तो बैच 3 जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे से व्हाट्सएप पे वो कर सकते हैं। तो वैसे भी मैं मतलब जो आपको वो लिंक मैंने जिससे शेयर किया हुआ है उस लिंक से आप पर्सनली वो मैसेज कर दें। मैम को भी आप मैसेज कर सकते हैं और मुझे भी कर सकते हैं। तो ये मैं कॉन्टैक्ट नंबर मैम का लिख रहा हूँ। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आपने क्या करना है, आपने वो मैसेज करके अगर जो भी मतलब ज्वाइन करना चाहता है बैच 3, तो जो बैच 3 होगा ये 6 मंथ का सेशन होगा। हमने 6 मंथ का सेशन हमने प्लान किया हुआ है। और हमारा जो सेशन होगा इसमें ये डिफरेंट फेजेस में डिवाइड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमारी फेज 1 है। फेज 1 में 13 पीडीएफ्स होंगी। उन 13 पीडीएफ्स का हमने वो लेक्चर हमने वो स्टडी करना है। तो अब मजीद जो अगर आपकी कोई बातें हैं या कोई क्वेश्चन है वो पूछ लें सेशन से या बैच से रिलेटेड। तो फिर हम अपने आज का वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और एक और बात कि जो भी आपको मटेरियल दिया जाएगा ना, उसकी असेस आपको फॉर एवर होगी। अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है, अल्लाह ना करे, या आप मोबाइल चेंज करते हैं, तो आप ये ना समझिएगा कि जी वो अब मैंने सेशन लिया था सर के पास तो वो मेरा सारा मटेरियल डिलीट हो जाएगा, हो गया है, अब मैं दोबारा से मुझे नया सेशन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। आप वो फौरन वो आपका जो मटेरियल वो आपके पास हमेशा के लिए सेव रहेगा, हमारे पास सेव रहेगा। आपने जस्ट लिंक को अपने पास रखना है। और इन फ्यूचर कभी भी आपने अगर वो आपसे लिंक भी डिलीट हो जाता है तो आपने कॉन्टैक्ट में वो हमें करना है कि सर मेरे ये ईमेल मैंने आपको ऐड करवाई थी, तो इस ईमेल से
वो मुझे आप दोबारा वो लिंक शेयर कर दें, तो वो फिर आपको जो सारा मटेरियल वो आपको दोबारा शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी अब चूंकि ये फेज 1 है तो इसमें 13 लेक्चर्स है, इसमें रैंडम टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, FSC पार्ट 1 और FSC पार्ट 2 के। तो ये जब खत्म हो जाएंगे तो इसका ग्रैंड क्विज होगा। 50 मार्क्स का भी हो सकता है, 80 मार्क्स का भी हो सकता है, और 100 मार्क्स का भी हो सकता है। और फिर जो भी क्विजेज होंगे उनको हमने क्लास में डिस्कस भी करते हैं, और उनका जो PDF सोल्यूशन है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा असाइनमेंट से आपको दी जाएंगी, प्रेजेंटेशन भी आपको, वो सारा कुछ मतलब आपको दिया जाएगा। तो आप कोई क्वेश्चन आप पूछ लें तो फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बैच से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें कोई आपकी। ये पेड सेशन है बिलाल। क्लासेस डेली होंगी, सैटरडे और संडे आपका ऑफ होगा। ये आज का डेमो सेशन है, तो इसलिए डेमो सेशन में मैंने लिंक जो है ना वो पब्लिक किया हुआ है। 80 मिनट्स की क्लास होगी, 2 सेशन होते हैं जूम पे 40-40 मिनट्स के। तो वो फिर 80 मिनट्स के वो बन जाता है। सैटरडे संडे आपका ऑफ होगा। वीक में 5 डे क्लासेस होंगी। सैटरडे संडे को फिर आपको असाइनमेंट या क्विज आपका हो जाया करेगा। और ये 6 मंथ का सेशन है। 6 मंथ का सेशन इसलिए रखा है ताकि हम चीज़ों को आराम सुकून से डिटेल के साथ करें। ये ना हो कि जी हमने बस वो भागम भाग में हम चीज़ों को लेके चलें। हमने जो फीस है वो आप पर्सनली वो मैसेज करें, फिर आपको वो मैम फीस बता देंगी। तो क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिजर्व करते हैं वो कंसेशन, वो उनको मतलब वो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर फीस का नहीं बता रहा। तो आप ना मैम से, वो मैंने ये नंबर दिया हुआ है ये वाला, इस पे आप कांटेक्ट करके आप वो उनसे फीस की आप डिटेल ले सकते हैं। कोई और क्वेश्चन? सर आप फर्स्ट ईयर देंगे? हाँ जी सर, सारा कुछ जीरो से हम स्टार्ट करना है। पहले ये हम फेज 1 हम स्टार्ट की, इसके बाद फेज 2 में FSC पार्ट 1 सीक्वेंस वाइज होगी। अभी तो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करेंगे। तो फेज 2 में हमारा जो है ना चैप्टर वाइज हम जाएंगे FSC पार्ट 1 से। और जो बैच 2 में हमने चीजें की हैं, बैच 3 में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बैच 2 की जो चीजें उनको कम से कम रिपीट करूं, और नई से नई चीजें लेकर आऊं। क्योंकि अब जो जिन चीजों से मैंने पहले पढ़ा चुका हूं वो चीजें मैं दोबारा यूज नहीं करूंगा। HRK नहीं पढ़ाएंगे? वो बैच 3 में चल रही है। बैच 3 जो हमारा, क्योंकि ना हमारे ऑलरेडी ये बैच 1 वो फ्री है। वो जैसे आप जो ग्रुप मेंबर्स हैं मेरे, तो उनको ये इस बात का आइडिया है कि एक हमारा बैच 1 वो बिल्कुल फ्री है। तो उसमें जस्ट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको सेंड किए जाते हैं, और नोट्स सेंड किए जाते हैं, और क्विजेज और असाइनमेंट्स वगैरह। तो ये बैच 3 हमारा, तो ये इससे हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। और बैच 2 में हम अभी फेज 3 पर हैं। उसमें हम FSC पार्ट 2 के 5th चैप्टर पर हैं। तो जैसे ही वो FSC पार्ट 2 खत्म हो जाएगी तो बैच 2 की फिर फेज 4 स्टार्ट हो जाएगी। तो फेज 4 में हमने फिर HR के स्टार्ट करनी है। तो मतलब जो स्टूडेंट समझते हैं कि उनकी FSC बहुत वीक है, उनके कंसेप्ट वीक हैं, तो उनको ये मशवरा है कि वो बैच 3 से स्टार्ट कर लें। जो समझते हैं कि नहीं उनकी FSC स्ट्रॉन्ग है वो फिर बैच 2 ज्वाइन कर लें। दोनों जो जो सेशंस है वो मतलब रनिंग में, वर्किंग में है। जी कोई और क्वेश्चन? चले, आई होप तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि PDF फाइल और रिकॉर्डेड लेक्चर जो मैंने शेयर किए थे वो सबसे पहले किसने सुना है? जो पेड ग्रुप में ऐड है वो स्टूडेंट्स बताएं। समन ने बोला मैंने, और किसी ने सुना है या? वीर हाँ ने बोला है मैंने। 2 स्टूडेंट्स हो गए। चले समन अपना क्वेश्चन पूछें।
बेहतर यही है कि आप ना वो टाइप कर दें या फिर वॉइस में कर दें, जैसे आप कंफर्टेबल हो। निदा ने भी किया, चलो 3 स्टूडेंट्स हो गए। मैंने आपको बताया था कि आपने लेक्चर में पढ़ना नहीं है, आपने जस्ट डिस्कशन करनी है। यानी कि जो इसमें मतलब वो बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने इसमें वो रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको सेंड कर दिया गया है। तो अब आपने जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ आपने इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। ये नहीं होगा कि जी मैं आऊँ और आपको दोबारा पढ़ाना शुरू कर दूँ, नहीं। वो मैंने आपको बैच 2 में जो रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने आपको शेयर कर दी है वो आप सुन लें। अभी जो फिर आपके डाउट्स वगैरह रह जाती हैं, सिर्फ लेक्चर में हमने फेज 1 में सिर्फ आपके डाउट्स वो हमने वो मतलब शेयर करने हैं। क्लास वो बकायदा जिस तरह होती है ना कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, वैसी क्लास नहीं होगी। जस्ट आपके क्वेश्चंस होंगे और मेरे आंसर्स होंगे। चले शुरू करें। समन जफर ने पहला क्वेश्चन किया है, सर फर्स्ट लेक्चर में मुझे वीकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की कन्फ्यूजन थी कि कौन सी है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल फोर्सेज हैं, फंडामेंटल फोर्सेज क्या है, जो बुनियादी फोर्सेज हैं जिनसे जो बेसिक फोर्सेज है पूरी यूनिवर्स में, वो हमारी कितनी होती हैं? वो हमारी 4 फोर्सेज होती हैं सिर्फ और सिर्फ पूरी यूनिवर्स में। और ये पूरी यूनिवर्स की बात हो रही है। यूनिवर्स में पूरी अल्लाह की कायनात आ जाती है, सिर्फ और सिर्फ जमीन नहीं आती, ठीक है? इस बात का आपने याद रखना है। एक हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, यहाँ पे मैं लिखा भी हुआ होगा। एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, एक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, एक आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, और एक आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स ये मैस डिपेंडेंट फोर्स होती है। ये मैथ्स की प्रॉपर्टी होती है। अगर हम आइन वो न्यूटन के अगर हम वो आइडियाज को फॉलो करें तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये मैथ्स डिपेंडेंट फोर्स होती है। यानी कि जिसके पास आवाज नहीं आ रही, समन आपकी इंटरनेट के इशू है, आवाज आ रही है। तो अब देखिए, जिस जिसके पास मैथ्स होगा उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। कामरान अली, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज की है। तो अब देखिए, जिसके पास मैथ होगा उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। और ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है पूरी यूनिवर्स में। सबसे जो कमजोर तरीन फोर्स है, सबसे जो वीक फोर्स है, वो हमारी कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। आप खुद ही अंदाजा लगा ले कि अब जमीन आपको अट्रैक्ट तो करती है, और जमीन के अट्रैक्शन की वजह से आप यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जब आप पाँव उठाते हैं जमीन से, तो क्या आपको ज्यादा फोर्स फील होती है? ज्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ती है? तो इसका आंसर है नहीं। तो अब हम अपनी मर्जी से हम हाथ पैर उठा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पेंसिल उठा सकते हैं, चीजें को उठा सकते हैं। तो यहीं से हमें अंदाजा हो जाता है कि ग्रेविटेशन फोर्स है तो सही, लेकिन ये बहुत वीक फोर्स है। और इसको वीक फोर्स ही होना चाहिए था। अगर ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है तो फिर हम मूव ही ना कर पाते, बल्कि हम स्टिक हो जाते। जहां पे हमारा पाँव रखा हुआ है वहीं पे हमारा जो पाँव है वो मतलब स्टिक कर जाता। तो फिर ये हमारी लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे, चलो मैं ही आपसे पूछ लेता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? तो इसका आंसर है इनफानाइट। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस दोनों की रेंज इनफानाइट होती है, ठीक है? तो समन का पहला क्वेश्चन ये था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। तो ये तो हमें पता चल गया, मैसेज के दरमियान होती है। और ये क्या होती है? चार्जेस के दरमियान होती है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहां पर होती है? कोई बता सकता है? जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स मैसेज के दरमियान होती है, और सर मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ख्याल फोर्स में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। न्यूक्लियस के अंदर होती है। न्यूक्लियस के बाहर होती है या नहीं होती? नहीं सर, मेरे ख्याल में तो न्यूक्लियस के बाहर नहीं होंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। ना, तो नाम से जाहिर है न्यूक्लियर फोर्स, तो ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही होगी। सही है।
अब देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव, तो इन दोनों के दरमियान कौन सी फोर्स होगी? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कौन सी फोर्स होगी? सर ये होगा अफीरा ने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स। तो इसके दरमियान कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, सही बता रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स भी होती है। नहीं, हम इन फंडामेंटल फोर्सेस के हिसाब से बता रहे हैं ना। समन ने बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे है, क्योंकि समन इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहा है ना, इसलिए। तो जब मूव करेगा तो ये एज अ करंट बिहेव करेगा, तो मूविंग चार्जेस के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जब वो रेस्ट पर हो। तो ये तो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर आ जाती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिए जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इसका हमें पता कैसे चला कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है? अब देखिए आप जानते हैं कि सब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वो नेचर को पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। तो अब देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है। साइंटिस्ट को सबसे पहले वो जो न्यूटन था उसने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। फिर आ गया कोलम्ब, उसने हमें बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। सुमैया ने पूछा लॉन्ग रेंज का फिजिकली मतलब क्या है? अब देखिए आप इसकी कोई रेंज आप बता नहीं सकते। इलेक्ट्रोस्टैटिक वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की आप ये नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल अगर ये एक है ना इलेक्ट्रॉन या चार्ज कोई भी पड़ा हुआ है, तो आप ये नहीं बता सकते कि जी इसकी ये जो फोर्स है ये लगा रहा है, इसकी फोर्स बस यहाँ पर आके खत्म हो सकती है। नो, आप इसकी फोर्सेस के बारे में आप नहीं बता सकते। अगर आप देखें ये चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन अगर कोई यहाँ पर भी चार्ज पड़ा हुआ है, फिर भी ये क्या करेगा? ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगा देगा। दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह लें कि अगर एक जमीन पे पड़ा हुआ है और दूसरा चार्ज वो पड़ा हुआ है कि वो सन पे पड़ा हुआ है, या फिर आप कह लें कि बहुत ही कई 1 लाख जितना भी मतलब दूर पड़ा हुआ है, तो वहां पर भी उसका जो फोर्स होगी वो दूसरे पर एक्सर्ट कर सकती हैं, क्योंकि इसकी रेंज इनफानाइट होती है। जिस तरह आप कहते हैं ना कि ग्रेविटेशनल फील्ड की रेंज कितनी होती है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड जो आपने पढ़ा है उसकी रेंज कितनी होती है? उसकी भी इनफानाइट होती है ना। तो इनफानाइट का जो वर्ड है ना, वो हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता कि इसकी एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट लेंथ कहाँ पर होती है। अब जमीन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड हमें नहीं पता कहाँ पर खत्म हो रहा है। तो इस वजह, और ये आप जानते भी हैं कि कोई भी अगर मैच पड़ा है तो वहां पर जो जमीन है वो दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो इसकी जो रेंज है ये मतलब बहुत ही दूर तक जा सकती है। समन भाई आपको उस पे मैं ना थोड़ा सा डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके क्वेश्चन पे ही आता हूँ। तो एक माइंड में ये क्वेश्चन आ गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन? ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या फर्क है? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन। जी। नहीं आइडिया किसी को? ग्रेविटी प्रॉपर्टी होती है मैस की, तो फिर ग्रेविटेशन क्या होती है? अब देखिए जो ग्रेविटी है ना, जब हम ग्रेविटी का वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब है F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। और जब आप ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1
m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अब आप मुझे ये बताएं इन दोनों फोर्सेस में क्या फर्क है तो दोनों ग्रेविटी वो मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इन दोनों में फर्क क्या है? सर जो ग्रेविटी है वो अर्थ से रिलेटेड होती है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कोई भी दो मैसेज के दरमियान फोर्स होती है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बताया फेरा ने कि जो ग्रेविटी है, जब ग्रेविटी की बात करेंगे ना तो हम जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ, और तब हम आप जानते हैं कि जी हम फार्मूला लगाते हैं वेट का। लेकिन जब हम ग्रेविटेशन की बात करेंगे ना तब वो पूरी यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होगी। तो ये पूरी यूनिवर्स के लिए एप्लीकेबल है ये फार्मूला, पूरी यूनिवर्स में किसी के लिए भी आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन ये जो फार्मूला ये सिर्फ और सिर्फ किस पे लगा सकती हैं आप? अर्थ के लिए लगा सकती हैं। तो ये इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हम पढ़ रहे थे वो तो अब देखिए सबसे पहले हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आई, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आई, और उसके बाद फिर हमें कैसे पता चला कि जी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी होती है या वीक न्यूक्लियर फोर्स भी होती है। तो पहले हमें डायरेक्ट इसका फोर्स का हमें पता नहीं था। तो सबसे पहले हमारे पास दो फोर्सेस का हमें आइडिया था, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये बात आपने याद रखनी। अब आ जाती हैं, तो आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होती हैं और न्यूट्रॉन्स भी होती हैं। तब देखिए हमें दो फोर्सेस का पता था, ग्रेविटेशनल फोर्स का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। अब देखिए अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स का जिक्र करें, अगर हम ये कहें कि जी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो अब देखें कि प्रोटॉन और आप जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैस डिपेंडेंट फोर्स होती है, m1 और m2 आता है। तो अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मैसेज तो बहुत ज्यादा कम होती हैं। तो अगर मैसेज कम हो तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत ज्यादा वीक होगी। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा वीक है तो अब ये भी देखते हैं कि न्यूक्लियस बिल्कुल स्टेबल है, जो मतलब है पूरा एक स्टेबल एलिमेंट आपको पाया जाता है कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को फाड़ के बाहर नहीं आते, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। तो मतलब यही है कि इसके अंदर कोई ना कोई फोर्स है जिसने इनको बांध कर रखा हुआ है। तो जो साइंटिस्ट कहते थे या जो बंदे कहते थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, तो इसका जो काउंटर क्वेश्चन ये होता था कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं हो सकती, क्योंकि इनका मैसेज बहुत ज्यादा कम है, पॉइंट्स में जाके इनके मैसेज आती हैं, तो फोर्स तो बहुत ज्यादा वीकर हो जाएगी। तो लिहाजा इतनी वीक फोर्स इनको सबको कैसे संभाल कर रख सकती है? कईयों में तो 60 प्रोटॉन्स होते हैं, कईयों में 70 प्रोटॉन्स होते हैं, 40 प्रोटॉन्स होती हैं, न्यूट्रॉन्स इसका नंबर अलग होता है। तो ये तो फोर्स इनको संभाल नहीं सकती। फिर आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम जानते हैं कि ये अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। अगर सेम होंगे प्रोटॉन्स प्रोटॉन तो ये क्या करेगी? उसको रिपेल कर देगी। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगी? रिपेल करेगी। अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स प्रोटॉन एक दूसरे से पाई जाती हैं, तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो ये तो फिर एक दूसरे को क्या करेगी? ये तो रिपेल करेगी। तो लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद हैं, तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम कंसीडर कर लें फिर तो ये प्रोटॉन्स एक दूसरे के अंदर यहाँ पर इस स्पेस में रह ही नहीं सकते, इन सब ने फाड़ के न्यूक्लियस को बाहर आ जाना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी आप उसको भी एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं कर सकते। होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, लेकिन जो मैं आपको सवाल बताने जा रहा हूँ ना, कि मैं अभी बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। इनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, ये बात आपने याद, ये नहीं होता कि इनके अंदर होती ही नहीं है, वो भी होती है। लेकिन एक तीसरी फोर्स आई, वो होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये अट्रैक्टिव, लाइक जिस तरह आप कहते हैं ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये हमने स्ट्रॉन्ग का लफ्ज यूज क्यों किया है, कोई बता सकता है? सर क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। नहीं, ये तो हमने मतलब वर्ड लफ्ज स्ट्रॉन्ग का वर्ड क्यों अटैच किया, ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि वीक को वीक न्यूक्लियर फोर्स क्यों कहती हैं और स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्यों कहती हैं? ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन आंसर के दिया है, ये किसने दिया है? फारूक ने दिया है कि ये क्या करती है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ओवरकम करती है। तो आप देख लें कि एक प्रोटॉन अगर यहाँ पे पड़ा है ना, तो दूसरा प्रोटॉन उसके पास ही है। ये नहीं है कि एक प्रोटॉन यहाँ पे पड़ा है दूसरा प्रोटॉन यहाँ पे पड़ा, नहीं, न्यूक्लियस के अंदर वो बिल्कुल पास पास ही होती हैं। तो अगर पास पास होंगे इसका मतलब है दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन इसके बावजूद ये जो प्रोटॉन्स है वो न्यूक्लियस को फाड़ के बाहर नहीं आ रहे। वही बता रहा हूँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं। सर क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है प्रोटॉन्स के दरमियान, तो ये उसको भी ओवरकम करती है, उससे भी ज्यादा आ जाती है। हाँ जी, ये समझ में आपको ये बता रहा हूँ कि अब चूंकि ये प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स मौजूद है ना, तो ये दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं ये एक दूसरे के पास पास होते हैं। ये नहीं आप कह सकते कि बड़े बड़े दूर होती हैं, ये बहुत करीब होते हैं। तो अगर करीब होंगे इसका मतलब है जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो लेकिन फिर भी ये जो प्रोटॉन्स है ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं आते। इसका मतलब है कोई एक ऐसी फोर्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की इतनी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन को ओवरकम कर रही है। उसको ओवरकम करके फिर क्या कर रही है, उनको बांध कर रखा हुआ। दो काम है, एक होता है उसको रिपल्शन से दूर जाने से बचाना और दूसरा होता है उसको पकड़ के पास लाना। तो ये दोनों काम कौन करती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स करती है। तो ये इंट्रिंसिक फोर्स होती है, फंडामेंटल फोर्स है समन। तो जिस तरह आप ये अगर आप ये सवाल पूछे कि जी ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट ही क्यों करती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमेशा रिपेल या अट्रैक्ट क्यों करती है, ये क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते क्योंकि ये इंट्रिंसिक वो उनकी नेचर होती है। तो स्ट्रॉन्ग का लफ्ज हमने इनको क्यों दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है उसको ओवरकम करके न्यूक्लियॉन्स को क्या करे, उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो इस टाइम इसको क्या नाम दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का वर्ड यूज करें वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि हमने फंडामेंटल फोर्स का जिक्र किया है ना, तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम पढ़ते हैं। तो अब लेस देन 1 मिनट है, तो 5-10 मिनट के अंदर ना दोबारा क्लास स्टार्ट करते हैं और यहीं से हम इस बात को जो है ना यहीं से आगे लेके चलेंगे, ठीक है। लेक्चर हमारे इसी तरह के होते हैं, मतलब हमारे लेक्चर इसी तरह के होंगे। अब देखिए समन, अगर हम आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा तो आप देखें मेरी कोशिश सिर्फ ये होगी कि हमने डिटेल से स्टडी करना है, हमने सिलेबस को कवर नहीं करना। ये बात आप याद रख लें। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बस कंसेप्ट पे वो फोकस करें, ये ना कहें कि जी आज हमने पढ़ा कितना है। मैं काम आराम सुकून से करवाता हूँ लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि आपको नई नई चीजें आपको सिखाऊं। जैसे मैं भी आपने कुछ ना कुछ आज के लेक्चर